तो आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिला प्रशासन, अच्छे से इसको कवर करेंगे। जिला प्रशासन क्या होता है, कौन कौन जिला प्रशासन के अंदर आता है। तो देखिए, जिला प्रशासन करने से पहले कॉमन बात करते हैं सरकार की। सरकार के ऊपर जो डिस्कशन हमने पहले भी कई बार कर लिया कि जो सरकार होती है, कितने स्तंभ है इसके? 3। वैसे चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को, है ना। 3 मुख्य स्तंभ है, जिसमें एक आ जाती है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। सब कुछ लिखा लिखा है आपको टेलीग्राम के ऊपर, इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप सिर्फ समझने पर ध्यान देना, सुनने पर ध्यान देना, ठीक है। तो जो सरकार होती है उसके 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है वो कानून बनाने का काम करती है। क्या काम करती है? कानून बनाने का। स्टेट गवर्नमेंट में बात करें तो इसके अंदर विधानमंडल आ जाता है। विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? संसद आ जाएगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका इन्होंने जो बिल बनाया उनको लागू कराने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। वो हर प्रशासनिक डिपार्टमेंट जिसके पास पावर होती है वो सब कार्यपालिका के अंदर आते हैं। अब इस पे डिस्कशन करते हैं। तीसरा कौन होता है? न्यायपालिका। तीसरा होता है न्यायपालिका। इन्होंने नियम बनाया, लागू कौन करेंगे? कार्यपालिका। लेकिन अगर आप उसको नहीं मानते तो दंड देने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका। ये दंड नहीं दे सकते, दंड देने का अधिकार किसको होगा? न्यायपालिका को। इसके अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बिल बनाएंगे, लागू कराएंगे, सजा सुनाएंगे। आज अपना मेन टॉपिक है कार्यपालिका। जिला प्रशासन करना है तो कार्यपालिका को समझिए। कार्यपालिका को आप मुख्य 2 भागों में बांट सकते हो, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वो होती है जिसने सिर्फ साइन करने हैं, एक्शन नहीं ले सकता। वो एक्शन लेने का अधिकार किसी और के पास रहेगा, जिसने लिए गए निर्णयों पर सिर्फ क्या करनी है? साइन करनी है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर राज्यपाल, ये हो गए नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष। जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हो तो उसमें पहली लाइन ही क्या होती है? राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाए तो इसमें नाम किसका आ जाता है? प्रधानमंत्री का। राज्य सरकार का नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। वास्तविक पूछा जाए तो किसका नाम आ जाता है? मुख्यमंत्री का। समझ आ गई बात? कार्यपालिका के दूसरे पार्ट में कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका। अब वास्तविक कार्यपालिका को भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। अस्थायी वो होते हैं जो लंबे समय तक वहां पे नहीं बैठ सकते, जिनका कार्यकाल लिमिटेड होता है, जैसे हमारे जनप्रतिनिधि जिसे हमारे द्वारा चुना जाता है। अभी आपने बोला कि सर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री वास्तविक। लेकिन वास्तविक में भी किसमें आएगा? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। 5 सालों बाद कार्यकाल पूरा हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, जनता चुन लेगी तो फिर समय बढ़ता रहेगा, लेकिन है तो वो क्या? अस्थायी है। राज्यपाल नाम मात्र का होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। वास्तविक में भी कौन सा? अस्थायी। जितने भी मंत्री होते हैं किसमें आएंगे? अस्थायी, ठीक है। कार्यपालिका के अंदर तो आते हैं, कार्यपालिका के वास्तविक में भी आएंगे सारे। इधर प्रधानमंत्री हो गया, उसका पूरा मंत्री परिषद हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उसका सारा का सारा मंत्री परिषद हो गया। अब बात करते हैं स्थायी। स्थायी के अंदर वो जिनको आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल बाद हट जाएंगे, वो जो खुद की मेहनत से एग्जाम्स क्लियर करके लगते हैं और जिनका रिटायरमेंट किया होता है 60 साल तक, वो सब किसके अंदर आएंगे? स्थायी के अंदर। क्या सर जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉई सभी इसके अंदर आ जाएंगे? नहीं। प्रशासनिक अधिकारी। अब ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट टीचर भी एक प्रशासनिक अधिकारी है, आप बोलो कि सर बैंकर भी प्रशासनिक अधिकारी है, वो कार्यपालिका के अंदर नहीं आते। उनके पास पावर नहीं होती ना, प्रशासनिक पावर नहीं होती। प्रशासनिक पावर में नगर पालिका का ईओ, जयन, ये जो होते हैं ना
पुलिस विभाग, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा अपने जो बड़े पद पड़ेंगे, जिला कलेक्टर है, तहसीलदार है, पटवारी है, प्रशासनिक पोस्टें होनी चाहिए। प्रशासनिक जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो किसके अंदर आएंगे, स्थायी के अंदर। समझ आ गई बात। तो ये किसका हिस्सा होंगे, कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। अब इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, उसके बाद जो नौकरशाही अभी बात कर रहे थे, देखिए जैसा कि मैंने बोला स्थायी, स्थायी के अंदर कौन आ जाएगा, नौकरशाही। नौकरशाही जो गवर्नमेंट जॉब लगती है। अब नौकरशाही को दो भागों में बांट सकते हो, जिला प्रशासन के अंदर और पुलिस प्रशासन के अंदर। पुलिस प्रशासन में हम पुलिस की सारी पोस्टें पढ़ते हैं, किस प्रकार से डीजीपी से लेकर लोएस्ट पोस्ट होती है कांस्टेबल, कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, वो सब पुलिस प्रशासन में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन किसका हिस्सा होता है, जिला प्रशासन कार्यपालिका का हिस्सा है। कार्यपालिका में किसका, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में स्थायी वास्तविक कार्यपालिका, स्थायी वास्तविक कार्यपालिका। क्या जिला प्रशासन विधायिका का, देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं। हर बार क्लास में बच्चों को यही रहती है सर, इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, विधायिका कार्यपालिका। अरे इसमें अब सिंपल सी बात ये देखो, बस इसके अंदर वही बंदे आएंगे जो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में जाकर बिल पास कराते हैं। यानी या तो वो एमएलए हो, विधानमंडल में एमएलसी होते हैं, एमएलसी, लोकसभा में और राज्यसभा में वो एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है। तो वो किसका हिस्सा है, विधायिका का। इसके अलावा विधायिका में और कोई नहीं आता, इसके अलावा विधायिका में और कोई नहीं आता। बस कार्यपालिका में अब अगर इनको कोई ना कोई मंत्री पद मिल गया, इनको कोई ना कोई, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद, वो इसमें भी गिने जाएंगे और इसमें भी गिने जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कहा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसमें गिने जाएंगे, कार्यपालिका, वो विधायिका में नहीं आएंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी गिना जाएगा, विधायिका में भी। लेकिन विधायिका का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, अंतिम साइन तो राष्ट्रपति राज्यपाल की होते हैं। ठीक है जी, ओके। तब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिला प्रशासन। अब जिला प्रशासन के अंदर कौन कौन से पद होते हैं, पूरे जिले को संभालने के लिए कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संभागीय आयुक्त। एक संभागीय आयुक्त क्या होते हैं, संभागीय आयुक्त वो बंदा होता है जिसके, जैसे अपने संभाग है, राजस्थान में कितने संभाग है, जो अपने एक पूरे संभाग को संभालेगा, जो अपने एक पूरे संभाग को संभालेगा। उस संभाग के अंदर जितने जिले हैं, उन जिलों में प्रत्येक जिले में एक जिला कलेक्टर होगा। संभागीय आयुक्त के नीचे कौन काम करते हैं, जिला कलेक्टर काम करते हैं। जिला कलेक्टरों की देखरेख के लिए कौन होता है, संभागीय आयुक्त होता है। और संभागीय आयुक्त कैसे बन सकते हो, कौन सा पेपर देकर बन सकते हो, आरपीएससी का या यूपीएससी का, वेरी गुड, यूपीएससी का। और सोच लो, एक आईएएस अधिकारी होता है, हाँ। संभागीय आयुक्त डायरेक्ट नहीं बना जा सकता, डायरेक्ट क्या बन सकते हो, जिला कलेक्टर। कौन सा पेपर फाइट करके, आईएएस का। जब एक आईएएस अधिकारी को 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उसका प्रमोशन किस पद पर कर दिया जाता है, संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त से भी ऊपर बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, मुख्य सचिव, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बिल्कुल साथ रहता है, उसका निजी बंदा होता है मुख्य सचिव। इससे ऊपर होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, ओके। तो यहां पे आप प्रमोशन होकर पहुंच सकते हो, डायरेक्ट इसका कोई एग्जाम नहीं होता। तो संभागीय आयुक्त का क्या होता है, वो व्यक्ति जिसको लगभग 10 से 15 साल का एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक्सपीरियंस हो जाए, तो उसे संभागीय आयुक्त बनाया जा, ये नहीं कहो कि बनाया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत से आईएएस अधिकारी हैं जिनको 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उन्हें संभागीय आयुक्त नहीं बनाया गया। समझ आ रही है बात, बनाया जा सकता है, सरकार बना सकती है। आ रही बात, समझ गया, ओके। उसके बाद किसकी बारी आएगी, जिला कलेक्टर। ये अपने नीचे जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनका निरीक्षण करेगा, उनकी मीटिंगें बुलाएगा, उन पर निगरानी करेगा।
जिला कलेक्टर अपने पूरे के पूरे जिले को संभालेगा। एक जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला लेवल पे सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? ये तो एक तरीके की मिनी सरकार ही होती है, बहुत पावर होती है इसके पास, एक तरीके की मिनी सरकार कहते हैं इसको। बोलते हैं ना टुकड़े डीसी लग गए हैं, ये वही डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसे डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दंडाधिकारी भी होता है, दंड भी दे सकता है। जब एक न्यायपालिका की तरह काम करता है तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वैसे एक अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अरे बस पूरा का पूरा जिला इसके अंडर में होता है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम फाइट करके लगता है, नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम फाइट करके लगता है, यूपीएससी का, आईएएस का पेपर। आईएएस का पेपर क्लियर करने के बाद जब जिला कलेक्टर बनता है तो उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेट में हो सकती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। आई बात समझ गया? ओके, पढ़ेंगे इनको डिटेल से, करेंगे अपने, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सब करेंगे। उसके बाद कौन है? उपखंड अधिकारी, एसडीओ या एसडीएम, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एक अधिकारी है तो आप ऑफिसर बोल देते हो, लेकिन जब वो कोई न्याय का काम करता है तो उसके आगे क्या लग जाता है? मजिस्ट्रेट। जिला कलेक्टर के बाद इसी का ही पद आता है। जिला कलेक्टर को कहा जाता है अपनी राज्य सरकार का हाथ कान नाक। ये स्टेट गवर्नमेंट का हाथ आंख कान का काम करते हैं, और इसके आंख और कान का काम कौन करता है? उपखंड अधिकारी। एक जिले को किसमें बांटा जाता है? उपखंडों में बांटा जाता है। संभाग को किसमें बांट दिया? जिलों को उपखंडों में, उपखंडों को तहसीलों, तहसीलों को उप तहसीलों में, तहसीलों को उप तहसीलों के बाद गांव। जिला लेवल पे अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर। कई सारी तहसीलें मिलकर क्या बनती है? उपखंड। दो या तीन, ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन तहसीलें मिलकर उसको क्या कह देते हैं? उपखंड कह देते हैं। उपखंड का अधिकारी कौन होगा? एसडीएम, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी के नीचे काम कौन करेंगे? तहसील, तहसील पर तहसीलदार, तहसीलदार। आई बात समझ? उसके बाद तहसीलों के नीचे होती है उप तहसील। जैसे अपनी गस्सिमपुर भी पहले क्या थी? उप तहसील थी, अब ये क्या बन गई? उप तहसील में होता है नायब तहसीलदार। उप तहसील का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? नायब तहसीलदार। फिर जो गांवों के अंदर राजस्व इकट्ठा करना है, नायब तहसीलदार के नीचे होते हैं कानूनगो या गिरदावर। और सबसे छोटी पोस्ट होती है पटवारी। यानी पटवारियों के ऊपर निरीक्षण करने के लिए पहले कौन बैठा है? कानूनगो या गिरदावर। कई सारे पटवार क्षेत्र मिलकर एक कानूनगो को रिपोर्ट देते हैं। फिर ऊपर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर उपखंड अधिकारी, फिर जिला कलेक्टर। और कई, जैसे अब अपने बीकानेर संभाग में आते हैं, बीकानेर संभाग में कितने जिला कलेक्टर हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, तो 4 ही जिला कलेक्टर होंगे। इन चारों जिला कलेक्टर पे कवर, इनको कंट्रोल कौन करेगा? एक संभागीय आयुक्त। आ रहा है क्या समझ? और हर जिले में कई तहसीलें होती हैं, 9-9, 10-10 तहसीलें होती हैं, तो 9-9, 10-10 तहसीलदार हो गए। उपखंड अधिकारी कम होंगे क्योंकि 2-2 तहसील का एक उपखंड अधिकारी होते हैं। फिर तहसीलदार हो गए, फिर नायब तहसीलदार हो गए, गिरदावर हो गए और पटवारी हो गए। सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? पटवारी की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी होती है? सीधा जनता के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, इसके छोटे छोटे साइन की वैल्यू होती है पूरी, पीछे पीछे घूमते फिरते हैं, पटवारी जी साइन कर दो, पटवारी जी साइन कर दो। जिस बंदे के जल्दी कर देता है ना साइन, वो तो बंदा उछलता रहता है कि मेरे तो देख लो जाति पटवारी ने साइन कर दिए। आई बात समझ गया? ओके, अब इनमें से कौन कैसे लग सकते हैं? पटवारी कैसे लगा जा सकता है? लगनी ही आपने आरपीएससी की जो भर्ती आती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एग्जाम फाइट करके लग सकते हो। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल। इसको डिटेल से करेंगे अपने, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राजस्व मंडल। कहां पे राजस्व मंडल का मुख्यालय है? पड़ोस में है क्या? जिस प्रकार से इशारे करके पड़ोस, अजमेर में। ठीक है, उसके बाद कानूनगो
डायरेक्ट लगा जा सकता है क्या? नहीं लगा जा सकता। प्रमोशन होकर कानून गो, प्रमोशन होकर नायब तहसीलदार। अब जो तहसीलदार है, तहसीलदार कैसे लगा जा सकता है? आरएएस का जो पेपर होता है उसमें से 2/3 बच्चों को डायरेक्ट क्या चुना जाता है, और 1/3 जो नायब तहसीलदार है, 1/3 नायब तहसीलदारों को क्या बना दिया जाता है? तहसीलदार। जो नायब तहसीलदार है उनको मौका दिया जाता है तहसीलदार बनने का प्रमोशन होकर। 1/3 बंदे तो प्रमोशन होकर तहसीलदार बनते हैं, और जो 2/3 सीटें हैं वो डायरेक्ट पेपर देकर भी आप क्या लग सकते हो? तहसीलदार लग सकते हो। आरएएस का पेपर, स्टेट लेवल का पेपर। तहसीलदार बनने के बाद आप अपनी स्टेट में रहोगे पूरी उम्र, आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकते। लेकिन आईएएस अधिकारी तो कहीं भी जा सकते। आगे बात समझ गया? फिर प्रमोशन होकर क्या बन सकते हो? और प्रमोशन होकर भी और डायरेक्ट एग्जाम देकर भी, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होकर। तो आप 3 चीजें याद रखो बस। एक तो जिला कलेक्टर डायरेक्ट बना जा सकता है यूपीएससी के अंदर आईएएस का एग्जाम देकर। एक डायरेक्ट क्या बना जा सकता है? तहसीलदार डायरेक्ट बना जा सकता है आरएएस का पेपर फाइट करके। और डायरेक्ट क्या बना जा सकता है? पटवारी डायरेक्ट बना जा सकता है आरपीएससी के अंदर पेपर देकर। ये रहा किसके अंदर? यूपीएससी के अंदर नहीं, डायरेक्ट जिला नहीं, जिला कलेक्टर डायरेक्ट बनते हैं यूपीएससी के अंदर। बताता हूँ, कोई बात नहीं। डायरेक्ट क्या बनते हैं? जिला कलेक्टर ही बनते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए, बहुत से बच्चों बनते हैं जिला कलेक्टर। मूवी नहीं देखी कि 12th फेल? अच्छा नहीं देखी, ओके। तो डायरेक्ट क्या बना जा सकता है? जिला कलेक्टर डायरेक्ट बना जा सकता है। चलो अब अपने इसको मेन बातें पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अपने संभागीय आयुक्त। ये चीजें याद कर लेना। ये पद कब आया था, कब बना था ये पद? सन 1829 में। जिला कलेक्टर का पद पहले बन गया था, जिला कलेक्टर का पद पहले बना था 1772 में। फिर जिला कलेक्टर पर कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा पद बनाया गया था? संभागीय आयुक्त का पद बनाया गया था 1829 में। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। यह पद क्यों बनाया गया था, क्या कारण था? कलेक्टर के कार्यों की निगरानी के लिए, जिला कलेक्टर के कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा पद बनाया गया था? संभागीय आयुक्त। योग्यता क्या होनी चाहिए? 10 से 15 वर्ष तक एक आईएएस अधिकारी का एक्सपीरियंस, 10 से 15 साल का एक आईएएस अधिकारी का एक्सपीरियंस होगा तो इसे संभागीय आयुक्त बनाया जा सकता है। तो ये 2-3 बातें याद कर लेना। कलेक्टर के कार्य की निगरानी कौन करता है? संभागीय आयुक्त। क्या योग्यता होनी चाहिए? गवर्नर जनरल कौन था और यह पद कब अस्तित्व में आया था? इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आराम से घर पे लिख लेना जो जो आपने लिखना। क्या कार्य है इसके? जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के जिला कलेक्टर के कार्यों की निगरानी करना, जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारियों की मीटिंग बुलाना। संभागीय स्तर पर, संभागीय स्तर पर विभिन्न अधिकारियों की मीटिंग बुलाना मतलब आप जिस संभाग में हो उसके अंदर जितने जिला कलेक्टर हैं उनके अधिकारियों की मीटिंग बुलाना। विभिन्न कलेक्टरों को आदेश जारी करना, जिला कलेक्टर के कार्यों का निरीक्षण करना, जांच करना कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। अरे बस संभागीय स्तर पर विभिन्न अधिकारियों की मीटिंग बुलाना। क्लियर है? कर लोगे यार? कब? अब याद देखो, ये चीजें तो नॉर्मल है। अगर एग्जाम में आ गया कि संभागीय स्तर पर मीटिंग कौन बुलाता है, जिला कलेक्टरों के ऊपर निरीक्षण कौन करता है, जिला कलेक्टरों की मीटिंग कौन बुलाता है, तो आंसर क्या आएगा? संभागीय। ये तो नॉर्मल है। मेन रटने वाला काम ये है। ये पद अस्तित्व में कब आया था? 1829 में। हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। बैट लेके खड़ा था विलियम बेंटिक 1829 में। कारण आपको बता दिया, योग्यता बता दी, 10 से 15 साल का आईएएस अधिकारी। हो जाएगा यार? साथ साथ याद करते रहिएगा, समझते रहिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं अभी, इसको अपने थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, इसके कार्य भी अच्छे से करेंगे। जिला कलेक्टर ये कौन होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। संविधान में इसका वर्णन कितनी बार है? 2 बार है। हमारे संविधान में 2 बार जिले का वर्णन। जिला कलेक्टर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? जिला। संविधान में जिला शब्द कितनी बार आया है? संविधान में जिला शब्द 2 बार आया है। एक तो अनुच्छेद 233 में, आर्टिकल 233 में जब यह बात की गई थी जो जिला न्यायालय होते हैं उसमें किसकी नियुक्ति की जाएगी?
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। जिला न्यायालय में कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। कौन से न्यायाधीश कहलाओगे? जिला न्यायाधीश। तो तब उसकी बात हुई थी। आर्टिकल 243 में जिला परिषद में जब पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही थी तो कौन सा शब्द आया था चर्चा में? जिला शब्द। समझ आ रही है बात? मैं किस शब्द की बात कर रहा हूं? हमारे पूरे संविधान में जिला शब्द कितनी बार यूज किया गया है? 2 बार। एक आर्टिकल 233 में, एक आर्टिकल 243 में। यहां पे जब न्यायाधीशों की बात हो रही थी तो जिला शब्द आया। यहां पे जब जिला परिषद की बात हो रही थी, आपको स्थानीय कराएंगे ना, वो स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, अगला टॉपिक अपना वही है। तो उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 243 में जिला परिषद की डिस्कशन है, तब जिला शब्द संविधान में आया था। ठीक है। और जिले का अधिकारी का नाम फिर क्या रख दिया गया? जिला कलेक्टर। ओके। इसका गठन कब हुआ था? सन 1772 में। सन 1772 में। रामदेव का ना धीरे बोले थोड़ा, बात ऑफिस में। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये याद रखिएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जो हमारे गवर्नर जनरल थे, ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे। ये कहां के गवर्नर जनरल थे? बंगाल के। और ये पद भी सिर्फ कहां पे बना था उस समय? बंगाल में। जिला कलेक्टर का पद बंगाल, कोलकाता में बना था। ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल बंगाल के थे। क्योंकि जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने देखते हैं कि पहले 3 गवर्नर जनरल थे। किस किस के? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 थे। बाद में क्या बनाया गया था? इनका एक सिंगल गवर्नर जनरल, फिर इसको क्या दे दिया गया था? वायसराय का पद दे दिया गया था। हाँ, बंगाल, कोलकाता। क्लियर है? वारेन हेस्टिंग्स। ओके। तो अब आजादी से पहले 2 प्रकार की पोस्टें हुआ करती थी। एक हुआ करती थी आईसीएस और एक होती थी आईपी। आजादी से पहले 2 प्रकार के पद थे, आईसीएस और आईपी। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। आईपी का मतलब इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस। आजादी के बाद आईसीएस कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? आईएएस में। तो आईएएस का पुराना नाम क्या था? आईएएस का पुराना नाम क्या था? आईसीएस। आईसीएस। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। समझ आ रही है बात? और आईपी का नाम किसमें कन्वर्ट कर दिया? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। तो आजादी से पहले आईएएस का नाम क्या था? आईसीएस। आईपीएस का मतलब क्या था? आईपीएस का नाम क्या था? आईपी। और 1966 में पहले 2 ही हुआ करते थे। तीसरी प्रशासनिक सेवा कौन सी जोड़ी गई? आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन मत कर देना, फॉरेन सर्विस भी होता है, फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग या वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये जो इस प्रकार के जो पद है, प्रशासनिक जो पद है, ये किसके पास अधिकार है? ऐसे पद बनाना, ऐसी पोस्ट बनाना और इनको हटाना, ये किसके पास होते हैं? एकाधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार में किसके पास? संसद। संसद में किसके पास? एग्जैक्ट आंसर दो। राष्ट्रपति। राज्यसभा। करवाया होता है आपको, पॉलिटिकल में करवाया था। राज्यसभा ये किसका एकाधिकार में आता है? जब आप राज्यसभा के एकाधिकार पढ़ते हो तो राज्यसभा के एकाधिकार के अंदर आता है। जैसे धन विधेयक को पास कराना किसके एकाधिकार में आता है? लोकसभा के एकाधिकार में आता है। राज्यसभा को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। 14 दिनों में कर देंगे तो ठीक है राज्यसभा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा, ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ऐसे ये प्रशासनिक सेवाओं पर एकाधिकार किसका है? राज्यसभा। राज्यसभा चाहे तो इनमें से किसी को हटा भी सकती है इस पद को, और कोई नया पद भी सृजित कर सकती है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिला कलेक्टर के बारे में किस बंदे ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर के बारे में क्या स्टेटमेंट दी है? जिलाधीश का पद एक संस्थागत करिश्मा के समान है। तो कोठारी ने क्या कहा है? यह पद कैसा है? एक संस्थागत करिश्मा है। के दास ने क्या बोला है? जिलाधीश के समान कोई पद ना है और ना ही ऐसा कोई पद हो सकता है। मतलब सबसे एक अच्छा पद माना गया, ऐसा कोई दूसरा पद ना तो है और ना ही कभी हो सकता है। ये किसने कहा है? के दास ने। रैमजे मैकडोल्ड ने क्या कहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब वही
इसको शॉर्ट में लिख दिया, जिला न्यायाधीश का पद कछुए की पीठ के समान है। जिला कलेक्टर का पद कछुए की पीठ के समान है, जिस पर भारत सरकार का हाथी सवार है। भारत सरकार का हाथी सवार है। चौथा, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने इसके बारे में क्या बोले हैं? जिला कलेक्टर का पद प्रशासन की धुरी के समान है, जिसके चारों ओर पूरा प्रशासन घूमता है। धुरी यानी केंद्र, पूरे प्रशासन का केंद्र बिंदु किसको कहे? जिला कलेक्टर को। किसने कहा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। गलत, मनमोहन सिंह नहीं आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी आएगा, गलती से लिखा। ठीक है, तो कोठारी ने क्या कहा है? याद करते रहना साथ साथ। कोठारी ने क्या है? एक संस्थागत, साथ में कोई ट्रिक बनाते रहा करो। कोठारी या कोठी, कोठी कैसी है? कृष्माई कोठी। कोठी कैसी? कृष्माई कोठी। ये एक दास, कितनी दास क्या कहता है कि ये जो पद है, ना ही तो कभी ऐसा दास ना तो कभी था और ना ही कभी हो सकता है। दास कह रहे, जैसे कि हनुमान जी अपने हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं? भगवान राम का ऐसा दास, हनुमान जी के अलावा ना ही कोई था ना ही हो सकता है। तो जिला कलेक्टर का ऐसा पद ना ही था ना ही कोई दूसरा हो सकता है, ये एक दास ने बोला है। साथ साथ याद हो जाएगा ना। कोठी कैसी है? कृष्माई कोठी। दास ने बोला ऐसा पद नहीं हो सकता। मैकडोनाल्ड कछुए के समान, वो खाते नहीं क्या मैकडी पर जाकर, ठीक है, पिज्जा वगैरह जो बनते हैं मैकडोनाल्ड के, तो वो कहता है कि ये पिज्जा कौन ले गया? कछुआ उठा के ले गया, कछुए की पीठ पे रख दिया। लास्ट, अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं कि बिल्कुल केंद्र बिंदु। केंद्र में किसको रखना है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल है, हिलेगा ही नहीं है यहां से, केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये चार याद कर लेना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जिला कलेक्टर के कार्यों की बात करते हैं। इनके कार्यों की हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रशासनिक कार्य अलग पढ़ेंगे, दंडाधिकारी अलग पढ़ेंगे। तो प्रशासन के अंदर इनके क्या क्या कार्य बनते हैं? मेन में वैसे तो इनके बहुत सारे कार्य होते हैं। एक जिला कलेक्टर 18 से 20 घंटे काम करता है, इतनी हार्ड जॉब होती है। इनके बहुत सारे काम होते हैं, जिनमें से हम मेन कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक कार्य। अपने जिले में जनगणना कार्य कराना। हालांकि जनगणना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, तो ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा ही है, केंद्र सरकार का बंदा है। तो जिस जिले के अंदर जनगणना हो रही है, उसके आंकड़े की जो निरीक्षण है या उसके आंकड़े किसको पहुंचाए जाते हैं? जिला कलेक्टर को। जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करना। जिला स्तर पर, अब देखो प्रशासनिक अधिकारी तो वो हैं, बहुत हैं। नगर पालिका का ईओ भी क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी है। जल विभाग का जयन भी क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन एक जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिससे ऊपर कोई नहीं है, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जिला स्तर पर अधिकारियों की मीटिंग बुलाना, जितने भी उनके अधिकारी नीचे काम करते हैं उनकी मीटिंग बुलाना, उनको आदेश देना। जन सुनवाई करना। जन सुनवाई करना, कभी देखते ना किसान वगैरह कभी पानी के लिए धरने पे बैठे हैं, कभी क्या बैठे हैं, अगले दिन अखबारों में क्या आता है? सभी किसानों ने मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हालांकि तहसीलदार को भी सौंपते हैं, जिला कलेक्टर को भी, है ना। तो जिला स्तर पर कोई काम हो तो जन सुनवाई करना। जिला स्तर पर सरकारी भवनों का आवंटन करना। जो गवर्नमेंट भवन होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, तो जिला स्तर पर उनका आवंटन कौन करता है? जिला कलेक्टर। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, निर्वाचन अधिकारी के रूप में जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन माना जाएगा आपके जिले का? जिला कलेक्टर। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि आपके जिले के अंदर सही ढंग से चुनाव हो जाए? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिला कलेक्टर की। जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में सांसदों विधायकों के चुनावों में मॉनिटरिंग करना। जब एमएलए के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, वहां पे खुद जाकर क्या कर सकता है? ये मॉनिटरिंग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, जिला दंडाधिकारी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कैसे कार्य है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेवारी है। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाना। जिला पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर व्यवस्था करना। रात को पोस्टमार्टम की अनुमति देना। रात को कभी पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा केस आ गया कि रात को पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, तो उसकी परमिशन किससे ले सकते हो आप? जिला कलेक्टर से। जिलों में पुलिस थानों का निरीक्षण करना।
पुलिस थानों का निरीक्षण करना। धारा 144 को आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। धारा 144 लगाना, जब से लॉकडाउन में नहीं हुआ था क्या कि अब 5-7 बंदे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसके लिए कौन सी धारा होती है? धारा 144। धारा 144 लगाना जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर यह काम तहसीलदार का होता है। राजस्व कार्य करना, राजस्व कार्य रिवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स वगैरह इकट्ठा करना। जिला स्तर पर राजस्व संग्रहण करना, जिला स्तर के राजस्व अधिकारियों की मीटिंग बुलाना, राजस्व संग्रहण से संबंधित विवादों का निपटारा करना। कार्य मतलब ये टफ नहीं है, अब रीडिंग करनी है बस आपने, इनको नहीं रटना। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ये रटने वाले थोड़ी है, ये तो बस रीडिंग करके छोड़ देना, ठीक है। मेन तो रटने वाला काम होता है कि ये कब आया था पद, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, मेन बातें। प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? क्या होता है प्रोटोकॉल? शब्द पढ़ा होगा आपने प्रोटोकॉल कई बार। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? अपनी क्लास में मैंने कई बार बताया, हर बार बताता हूं प्रोटोकॉल शब्द जब भी आता है। ठीक है, आपने उसका बता दिया कि काम बता दिया, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्या? ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स सिंपल कामों में अपने क्या बोल देते हैं? रूल्स। बड़े लेवल पे रूल्स को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अपनों ने कह दी कि अपनी क्लास का टाइम 11 बजे आना ही आना है, नहीं तो अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो गया? रूल हो गया। छोटे लेवल पे इनको प्रोटोकॉल नहीं बोलते, ये क्या हो गया? रूल है क्लास का। क्लास में आओ तो चप्पल बाहर निकाल के आओ, जैसे अपने पहले करा करते थे, ये क्या हो गया? क्लास का रूल हो गया। कल आपको ये टेस्ट तैयार करके आना ही आना है, रूल हो गया। ये होते हैं रूल्स। जब बड़े लेवल पर हम मंत्रियों की बात करते हो, सांसदों की बात करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल है कि जो बड़े मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जा सकते। अगर उनका मन भी कहता है ना चले जाएं तो नहीं, अगर चले जाएं तो अगले दिन अखबारों में आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ा। जैसे एक बार प्रधानमंत्री बाहर विदेश से आते आते रास्ते में अपना जहाज कहां पे उतरवा लिया? पाकिस्तान में। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आया था प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा। अगर वो किसी आम बंदे से हाथ मिलाने के लिए सारी सिक्योरिटी को पीछे छोड़ के चले जाएं आगे, क्योंकि एक देश का सर्वोच्च बंदा है वो, अगर उसको कुछ हो जाए तो मतलब कितना अपना अपमान होता है देश का कि देखो आपसे अपना प्रधानमंत्री नहीं संभलता, है ना। अगर वो ऐसे, तो अगर वो इस तरीके से कोई काम करते हैं तो आता है कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने ये काम किया, मतलब कि नियम है। आ रही बात समझ? हालांकि कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में भी एक प्रोटोकॉल शब्द होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसमें भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। और पॉलिटिकल में भी इनको क्या कहते हैं? बड़े लेवल पे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब एक रूल्स के अधिकारी के रूप में। कैसे? अगर जिला स्तर पर आपके जिले के अंदर राज्यपाल आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, मंत्री आपके जिले का दौरा करना है, तो उनकी पूरी निगरानी करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की। अगर हमारे आज गंगानगर के अंदर कोई राज्यपाल आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो पूरी जिम्मेवारी किसकी बन जाएगी? जिला कलेक्टर की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, चलो वो अपना क्या कंप्लीट हुआ? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के नीचे कौन था? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी के देखिए क्या क्या मेन बातें, कार्य बस यहीं पे लिख दिया मैंने इसके। उपखंड अधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर, यानी शॉर्ट में बोले तो एसडीओ या एसडीएम। एसडीओ को जिला कलेक्टर की आंख व कान कहते हैं। अगर पूछे जिला कलेक्टर की आंख कान, आंख कान का मतलब समझते हो ना, कि उसको छोटी छोटी बातों की सूचनाएं कौन देगा? उपखंड अधिकारी, है ना। उसको वहां पे ऑफिस में बैठे बैठे सूचनाएं कौन दे रहा है? उपखंड अधिकारी। इसलिए उसकी आंख और कान का काम करते हैं। लेकिन पूरी राज्य सरकार का आंख कान किसे कहते हैं? पूरी की पूरी स्टेट का आंख कान हाथ किसे कहते हैं? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर का आंख कान किसे कहते हैं? उपखंड अधिकारी को। उपखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है, उपखंड स्तर पर कानून व्यवस्था। जब आ जाए उपखंड स्तर पर तो सारे काम कौन करेगा? एसडीओ। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, डीओ या डीसी। उपखंड स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, चुनावों में बीएलओ की नियुक्ति करना। हमारे जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं बोलते नहीं होते हमारी बीएलओ में ड्यूटी लगी है, बूथ लेवल ऑफिसर, तो इनकी नियुक्ति के ऑर्डर कहां से आते हैं? उपखंड अधिकारी से। जनगणना कार्यों में किसकी सहायता करना? जिला कलेक्टर की सहायता करना, उनकी हेल्प करना।
उपखंड स्तर पर धारा, जिला स्तर पर धारा 144 कौन लगाएगा? पूरे जिले में लगानी पड़ जाए तो जिला कलेक्टर, अपने एरिया में लगानी पड़ जाए, अपने उपखंड में लगानी पड़ जाए तो एसडीएम। अपने इसके नीचे कौन काम करते हैं? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी के कार्यालयों का क्या करना? निरीक्षण करना, जांच करना। नेक्स्ट कौन है? तहसीलदार। एक कौन सा अधिकारी है ये? एक आरएएस अधिकारी है, ये एक आरएएस अधिकारी है। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व संग्रहण करना, तहसील स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, तहसील स्तर पर भूमि के नक्शे तैयार करना। अब अपने कोई भूमि लेनी है, बेचनी है, रजिस्ट्री वगैरह नहीं कराते क्या? तो क्या जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाके साइन करा के आते हो? फिर तहसील में जाकर तहसीलदार के साइन ही होते हैं। कोई भूमि ले ली, कोई बेच ली, कोई नक्शा तैयार करना है, ठीक है, वो सारे तहसीलदार के काम होते हैं। भूमि के नक्शे तैयार करना, हाँ, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र भी किसके साइन होते हैं? अगर आपने अपना मूल निवास बनाना है, तहसील में जाकर किसके साइन कराने पड़ेंगे? तहसीलदार के। जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तहसीलदार के। रजिस्ट्री करानी है भूमि की, तहसीलदार के। हरी बात समझ? थानों का निरीक्षण करना, यह भी कर सकता है तहसीलदार। प्रशासनिक कार्यों में एसडीएम की सहायता करना, सिंपल सी बात है। जिला कलेक्टर की सहायता कौन करेगा? एसडीएम। एसडीएम की सहायता के लिए कौन बैठे हैं? तहसीलदार के लिए कानून गो, कानून गो के लिए पटवारी, नायब तहसीलदार फिर पटवारी। आ रही बात समझ? गिरदावरी अब इसके नीचे काम कौन करता है? गिरदावरी यानी कानून गो, पटवारी के कार्यालयों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट चलते हैं अपने नायब तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे ये कहां का सर्वोच्च अधिकारी होता है? उप तहसील का। तहसील का सर्वोच्च अधिकारी तहसीलदार, उप तहसील का सर्वोच्च अधिकारी नायब तहसीलदार, उप तहसील का सर्वोच्च अधिकारी। तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करते हुए उसकी सहायता करना। तहसीलदार के अंडर में काम करता है, उसके निर्देशन में काम करता है और उसकी क्या करता है? सहायता करता है। इज दैट क्लियर? कानूनगो या गिरदावर सामान्यतः 7-8 पटवार क्षेत्रों पर एक कानूनगो होता है। मतलब इसके नीचे 7-8 पटवारी काम करते हैं लगभग। कानूनगो के नीचे 7-8 पटवारी इसके नीचे काम करते हैं। अपने क्षेत्र के समस्त पटवारियों पर अपना नियंत्रण रखना व उनका मार्गदर्शन करना। एक पटवारी बाद में प्रमोशन लेकर क्या बन सकता है? कानूनगो। आगे बात समझ? लास्ट पद है हमारा पटवारी, लास्ट है पटवारी। आरपीएससी के तहत इसका पेपर होता है। भू राजस्व व्यवस्था का सबसे छोटा अधिकारी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। टैक्स वगैरह इकट्ठा करने का मेन काम होता है इनका। तो राजस्व व्यवस्था का सबसे हो गया, कहां से चले थे? अपने संभागीय आयुक्त से, फिर जिला कलेक्टर, फिर उपखंड अधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो। सबसे लास्ट में सबसे छोटा पद कौन सा है? पटवारी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है। नियुक्ति व चयन कौन करता है इसका? अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। राजस्थान में प्रशिक्षण, राजस्थान में इसकी ट्रेनिंग कहां कहां होती है? जब पटवारी बन जाते हो तो ट्रेनिंग कहां कहां होती है? भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, श्री गंगानगर। गंगानगर में गढ़सिंहपुर हमारे यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग सेंटर है। आज बात समझ गया? 4 ही जगह पर है। अपने पिछले बैच में 2 लड़कियां लगी थी पटवारी। रेनू को ट्रेनिंग सेंटर कौन सा दिया था? गढ़सिंहपुर। दूसरी लगी थी रजनी, रजनी को कौन सा मिला हुआ है? भरतपुर, भरतपुर मिला था ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक और गंगनगर, 4 ही जगह पे ट्रेनिंग सेंटर है पूरे राजस्थान में। बीकानेर नहीं, ट्रेनिंग सेंटर 4 ही जगह पर है। भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक और श्री गंगानगर। नेक्स्ट देखिए, तहसीलदार के पटवारी के कार्य क्या क्या होते हैं? भूमि के नक्शे तैयार करना, भूमि की रिपोर्ट ऊपर भेजना, भूमि का मापन करना, भूमि संबंधी विवाद की सूचना तहसीलदार को देना। भूमि संबंधी कोई भी विवाद हो जाएगा तो उसकी सूचना किसको देकर रहेगा? तहसीलदार। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ आज जिला प्रशासन। कर लोगे याद इसको?